बंगाल में हर साल चुनावों के दौरान इतनी हत्याएं क्यों होती हैं? क्यों भारत के लोकतंत्र में बंगाल से हर साल डरा देने वाली तस्वीरें सामने आती हैं? इंसानों को भी आग के हवाले कर दिया जाता है, इमारतें जलाई जाती हैं, गाड़ियां जलाई जाती हैं, बैलेट बॉक्स तो लोग लेकर ही भाग जाते हैं, केंद्रीय बल तैनात रहता है फिर भी गोलियां और बम चलते हैं। तो सवाल यही है कि आज तक रुक क्यों नहीं पाया है? टीएमसी, लेफ्ट की सरकार, बीजेपी, कांग्रेस ने इन सारे हालातों को बिगाड़ा है या फिर सुधारा है? तो आखिर क्यों होती है बंगाल में चुनावी हिंसा? बंगाल में पंचायत चुनाव इतने जरूरी क्यों हैं? ममता ने कैसे बदली बंगाल की तस्वीर? बीजेपी की एंट्री के बाद क्या बदला? ये पंचायत चुनाव क्या होता है, पिछले चुनावों में क्या हुआ और अब 2024 का खेल बंगाल कैसे पलट सकता है? समझ लीजिए रिमझिम के इन 5 पॉइंट्स में। तो सबसे पहला है कि आखिर बंगाल में चुनावों के वक्त हिंसा होती क्यों है? देखिए, इसका सीधा सा जवाब है कि किसी भी व्यक्ति का बंगाल में सर्वाइवल इस बात पर डिपेंड करता है कि वो किस पार्टी को समर्थन करता है, और यही बात हिंसा की जड़ है। इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा इतिहास में पीछे जाना पड़ेगा। पहले ये जान लीजिए कि 2023 के पंचायत चुनावों का नतीजा आ गया है और टीएमसी की आंधी में बीजेपी साफ हो गई है। ममता बनर्जी को एक तरफा जीत मिल चुकी है, लेकिन बीजेपी ने पिछले पंचायत चुनाव के बदले ज्यादा सीटें जीती हैं। 2023 के पंचायत चुनाव में 50 से ज्यादा पॉलिटिकल मर्डर्स हो चुके हैं। इसके पहले भी हर चुनावों में बंगाल में हत्याएं होती रही हैं। बूथ कैप्चरिंग, गोली चलाना, बम फोड़ना, आगजनी करना, पत्थर चलाना, पुलिस और नेताओं पर हमले करना, ये सब बंगाल में आम बात है, सालों से चला आ रहा है। इतिहास देखें तो आजादी के बाद बंगाल में कांग्रेस का राज था। उस वक्त जमींदारों के पास सबसे ज्यादा पावर थी, गरीबों पर अत्याचार होता था। इसी चीज से परेशान होकर नक्सलियों ने 1960 के दशक में जमींदारों के खिलाफ आंदोलन चलाया। हिंसा में बहुत लोग मारे गए और इससे पैदा हुई सीपीआईएम यानी लेफ्ट की सरकार। लेफ्ट सरकार ने जमींदारों से सारी ताकतें छीन ली और गरीबों की मसीहा बन गई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लेफ्ट सरकार ने अत्याचार नहीं किया। लेफ्ट सरकार ने पार्टी सोसाइटी सिस्टम डेवलप किया, जिसके हिसाब से जो उनकी पार्टी का समर्थन देगा उसी को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा, बाकियों के साथ अत्याचार होगा, और ये सिस्टम ही बंगाल में हिंसा की जड़ बना। इस आइडियोलॉजी के खिलाफ फिर ममता बनर्जी राजनीति में कांग्रेस की टिकट पर उतरी, सीपीआईएम के खिलाफ जंग लड़ी और फिर अपनी पार्टी टीएमसी को बनाया। नतीजा ये कि 2011 में टीएमसी की दीदी ने सरकार बना ली। 1977 में जैसे लेफ्ट ने कांग्रेस को साफ किया था, वैसे ही 2011 में ममता ने लेफ्ट को साफ कर दिया। ममता के राज में भी हिंसक मौतें हुई। 2019 में बंगाल में बीजेपी की एंट्री हुई और ममता पर आरोप लगे कि दीदी ने सिर्फ मुसलमानों का भला किया और हिंदुओं के साथ अत्याचार किया। इसके बाद बंगाल में पार्टी सोसाइटी का सिस्टम अब जाति और धर्म की तरफ बढ़ने लगा, मगर हर साल हिंसा और हत्याएं बढ़ती ही रहीं। आज तक बंगाल में तस्वीर बदल नहीं पाई है। दूसरा है कि बंगाल में आखिर पंचायत चुनाव इतने जरूरी क्यों हैं? इन ग्राफिक से समझिए। बंगाल में तकरीबन 63,000 ग्राम पंचायत सीटें हैं, 9,730 पंचायत समिति हैं और 928 जिला परिषद हैं। बंगाल में पहले जमींदारों का राज था। एग्रीकल्चर मेन सोर्स ऑफ इनकम है। पंचायतों को केंद्र सरकार से करोड़ों का फंड मिलता है और उस हिसाब से लोकल्स का जीवन चलता है। ऐसे आरोप लगते हैं कि पंचायत चुनाव में जो पार्टी जीतती है वो अपने समर्थकों को ही सरकारी योजना का लाभ देती है, बाकियों के साथ बहुत अत्याचार होता है। तो मतलब जिसका दबदबा पंचायत चुनाव में रहता है उसी पार्टी का दबदबा पूरे राज्य पर होता है। आरोप तो ये भी लगते हैं कि बीजेपी और टीएमसी ने एक दूसरे के समर्थकों की हत्याएं करवाई, धर्म और जाति के आधार पर लोगों को लड़वाया, एक दूसरे के खिलाफ गुंडे हायर किए, पर एक काम जो नहीं किया वो है बंगाल को हिंसा मुक्त। हालांकि दोनों ही पार्टियां ये दावा करती हैं कि बंगाल में पहले के मुकाबले अब हिंसा कम हुई है, लेकिन ये आंकड़े और ये ताजा हिंसा इस बात को झुठलाती हैं। बंगाल में कैटल स्मगलिंग, कोयला तस्करी जैसे भी काम होते हैं। नॉर्थ ईस्ट का स्टार्टिंग पॉइंट बंगाल है और बांग्लादेश के रास्ते से दूसरे देशों में भी सामान जाता है। कई शरणार्थी भी बंगाल में बसे हुए हैं। याद दिला दें कि साल 1979 में हिंदू शरणार्थियों की बड़े पैमाने पर हत्याएं की गई थी। इसे मारीच झापी नरसंहार भी कहा जाता है। उस वक्त बंगाल में वाम दल का राज था। अब तीसरा है कि आखिर ममता बनर्जी ने कैसे बंगाल की तस्वीर बदल दी। अब देखिए, मोदी जी और ममता दीदी की तो मीम्स आपने खूब देखी होगी, लेकिन अब ये तस्वीर देखिए।
अब ये तस्वीरें देखिए। 1990 के दशक में ममता बनर्जी पर बीच चौराहे सीपीआईएम के यूथ विंग ने हमला किया। हमला इतना खतरनाक था कि दीदी की जान जाते जाते बची थी। ममता कोमा में चली गई थी, राजीव गांधी ने इलाज करवाया था। आजादी के बाद बंगाल में कांग्रेस का राज था। फिर लेफ्ट पार्टी सीपीआईएम ने 1977 में आकर कांग्रेस को साफ कर दिया। इसके बाद ममता बनर्जी की बंगाल की राजनीति में एंट्री हुई। उस वक्त वो कांग्रेस का हिस्सा थी। सोनिया गांधी, राहुल और प्रियंका से उनके घर जैसे रिश्ते थे। ममता बनर्जी का राजनीतिक करियर को बढ़ावा देने वाले राजीव गांधी थे, लेकिन लेफ्ट की वजह से ममता और कांग्रेस के रिश्ते बिगड़ते गए। ममता बनर्जी ने लेफ्ट सरकार के खिलाफ एक लंबी जंग लड़ी जो आज तक चल रही है। राहुल गांधी के लेफ्ट की तरफ झुकाव ने दीदी और कांग्रेस के बीच दूरियां पैदा कर दी। अधीर रंजन चौधरी भी एक बड़ा कारण है इस फूट का। चौधरी हमेशा से ममता के खिलाफ रहे और राहुल को सलाह दी लेफ्ट के साथ चुनाव लड़ने की। ममता ने कांग्रेस से निकलकर फिर खुद की पार्टी टीएमसी लॉन्च की। इसके बाद दीदी बंगाल की रानी बन गई, लेफ्ट और कांग्रेस को साफ कर दिया। 2019 के बाद बीजेपी की एंट्री हुई और अब बंगाल में बीजेपी वर्सेस टीएमसी की सीधी टक्कर है। अब चौथा है कि बंगाल में पिछले चुनावों में क्या हुआ। अब देखिए, कभी भी ऐसा कोई चुनाव नहीं गया है जिस चुनावों में लाशें ना बिछी हों। एनसीआरबी की एक रिपोर्ट के अनुसार हर साल बंगाल में 20 पॉलिटिकल मर्डर्स हुए हैं 1999 से 2016 तक। 2018 के पंचायत चुनावों में 95% सीटों पर टीएमसी जीती थी और 34% सीटों पर चुनाव अनकंटेस्टेड थे, यानी सत्ताधारी टीएमसी ही रेस में थी और वो ही जीत गई। ऑपोजिशन यानी बीजेपी ने आरोप लगाया कि उन्हें हिंसा का इस्तेमाल करके नॉमिनेशन फाइल ही नहीं करने दिया। 2023 के पंचायत चुनावों में तकरीबन 10% सीटों पर टीएमसी अनकंटेस्टेड जीती, यानी 2018 के मुकाबले 24% कम। अब देखते हैं 2019 के लोकसभा चुनावों के नतीजे। तो कुल सीटें हैं 42, टीएमसी जीती 22 पे, बीजेपी 18, कांग्रेस 2 और सीपीआईएम 0। और यहीं 2014 के अगर नतीजे देखें तो कुल सीटें 42, टीएमसी जीती 34, बीजेपी 2, कांग्रेस 2 और सीपीआईएम 2। लोकसभा चुनावों में 2014 के मुकाबले 2019 में बीजेपी को 16 सीटें ज्यादा मिली। इस बात से टीएमसी टेंशन में आ गई और अब सबकी नजरें 2024 के लोकसभा चुनावों पर हैं। अब पांचवा है कि आखिर ये पंचायत चुनाव क्या होते हैं, इन ग्राफिक से समझिए। देश में 3 तरीके के चुनाव होते हैं। पहला नेशनल लेवल पर लोकसभा चुनाव, दूसरा राज्यों के स्तर पर विधानसभा चुनाव, तीसरा लोकल स्तर पर पंचायती राज चुनाव और नगर निगम चुनाव। पंचायत चुनाव में भी 3 लेवल होते हैं। एक ग्राम पंचायत जो कि गांव के स्तर पर होता है, दूसरा मंडल परिषद जो कि ब्लॉक के स्तर पर होता है, तीसरा जिला परिषद जो कि डिस्ट्रिक्ट के स्तर पर होता है। तो पंचायती राज सिस्टम ग्रामीण क्षेत्र के लिए होता है, यानी रूरल इंडिया। पंचायती राज को संविधान में आर्टिकल 40 में जगह मिली। साल 1992 में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत हर राज्य के लिए पंचायती राज अनिवार्य हो गया। पंचायती राज को डायरेक्ट डेमोक्रेसी भी कहा जाता है, लेकिन पंचायत सिर्फ उन्हीं चीजों पर फैसले ले सकती है जो संविधान के आर्टिकल 243G की 11th शेड्यूल में शामिल है। अब आते हैं कि पंचायती राज कैसे काम करता है। तो सबसे पहले है ग्राम पंचायत जो कि गांव तक सीमित होती है, जिसमें 18 की उम्र से ज्यादा लोग वोट देकर कई पंचों को चुनते हैं। अब ये सारे इलेक्टेड पंच मिलकर एक मुखिया यानी सरपंच को चुनते हैं। बात करें पंचायत समिति की तो कई सारे गांव जब एक साथ मिलते हैं तो एक ब्लॉक बनता है। उसका मुखिया चुना जाता है ब्लॉक प्रमुख के रूप में। अब बात करते हैं जिला परिषद की। जब कई सारे ब्लॉक्स मिलते हैं तो जिला बनता है। इसका मुखिया आईएएस अफसर होता है। जिला परिषद केंद्र, राज्य और पंचायत के बीच में ब्रिज का काम करता है। अब 2024 के चुनावों में क्या होता है ये तो वक्त बताएगा। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए। मैं हूं रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।